सुधांशु जी त्रिवेदी राज्यसभा से सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। डॉक्टर के मिश्रा हैं जो अभी हमारे वर्तमान में हमारा सहयोग कर रहे हैं अजमेर संभाग में। आप दिल्ली से पधारे हैं। मैं सुधांशु जी वैसे से निवेदन करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। मित्रों, जो राजस्थान में चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, चुनावी मौसम भी उत्तरोत्तर साफ होता चला जा रहा है। आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी जो अपनी पराजय को लेकर सशंकित थी, मुझे लगता है अब वो आश्वस्त होते चले जा रहे हैं। इफ दे वर हैविंग एनी डाउट इन द माइंड, नाउ इट इज बिकमिंग कैटेगोरिकली क्लियर। और जब व्यक्ति को अपनी पराजय अवश्यंभावी लगने लगती है, यानी सियासी नजरिए से कहा जाए, शब्दशः नहीं, कि जब किसी का अंतिम समय आता है तो उसे अपने पाप याद आने लगते हैं। तो सरकार जब अपनी अंतिम समय की तरफ पहुंच रही है तो उसे अपने पाप याद आ रहे हैं। इसलिए अब गारंटी हो गई है कि यह सरकार हारने वाली है, इसलिए उन्होंने 7 गारंटियों की बात शुरू की है। तो मैं क्रमशः आपके समक्ष उन 7 का एक बिंदुवार प्रस्तुतिकरण करूंगा। पहला, उन्होंने कहा कि इंग्लिश मीडियम की शिक्षा की गारंटी देंगे। वास्तविकता यह है कि अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में 58% वैकेंसीज रिक्त हैं। वास्तविकता यह है कि तमाम टीचर्स को बगैर किसी तैयारी के सीधे उन स्कूलों में भेज दिया गया। 125 से अधिक टीचरों ने वापस जाने का आवेदन लगा दिया है। इन्होंने कहा है कि 3000 नए स्कूल खोलेंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पिछले घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था 20,000 नए स्कूल खोलेंगे। आप सभी उनसे जाके पूछिए कि 20,000 में कितने स्कूल खोल दिए। शायद वो 200 स्कूल भी नहीं दिखा पाएंगे। परंतु जब उन्होंने ये कही तो मुझे एक महत्वपूर्ण बात याद आई। स्वतंत्रता के 75 साल हो गए, हमने तो नई शिक्षा नीति केंद्र में मोदी जी की सरकार ने जो लागू की, तो उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हम प्रेरित करेंगे या उसको हम सपोर्ट करेंगे। अब इन्हें 75 साल के बाद अंग्रेजी शिक्षा याद आ रही है। वो एक कहावत है ना, अंग्रेज कब के चले गए भारत को देकर आजादी, पर अभी तलक तुम गई नहीं चर्चिल दादा की परदादी। अंग्रेजी के लिए कहा गया था। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कह रहा है, वो अशोक गहलोत जी का, वो आपको सेंटेंस याद है कि अच्छा दिखने और अंग्रेजी बोल लेने से कोई समझदार नहीं हो जाता है। याद है ना किसके लिए बोला था? अपनी पार्टी के नेता के लिए बोला था ना। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को कि साहब, अंग्रेजी बोलने से आदमी समझदार नहीं हो जाता है। अब आज आप कह रहे हैं अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलेंगे, तो आप अपना मजाक उड़ा रहे हैं या राजस्थान की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं? यह उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। यह कांग्रेस की गारंटी की असली हकीकत है। दूसरा, इन्होंने कहा साहब फ्री लैपटॉप बांटेंगे। अभी तक स्थिति यह है कि पिछले सरकार में इन्होंने कहा था 93,000 छात्रों को लैपटॉप का वितरण करेंगे। कितनों का हुआ? अभी तक तो हुआ नहीं। 3,500 बेरोजगार छात्रों के लिए इन्होंने, या बेरोजगार युवकों के लिए कहा था भत्ता देंगे। कितनों को मिला? परंतु मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, आज लैपटॉप की उपयोगिता और सार्थकता बढ़ी है, तो इसलिए बढ़ी है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आईटी रेवोल्यूशन आया पिछले 9 सालों में। आज हम सब जितनी सहजता के साथ ब्रॉडबैंड की स्पीड और ब्रॉडबैंड की कॉस्ट, इसमें इतना भारी परिवर्तन आया है कि 2013 में औसत ब्रॉडबैंड की स्पीड 1.7 मेगाबाइट पर सेकंड थी। आज औसतन 3.9 मेगाबाइट पर सेकंड है ऑन एन एवरेज। ब्रॉडबैंड कनेक्शन पूरे भारत में पहुंच गए हैं और पर डाटा की जो स्पीड कॉस्ट है वो लगभग 25 गुनी कम हुई है।
यानी सार्थकता और वास्तविकता तो हमने करके दिखाई है, आपने जो कहा है वो गारंटी कभी पूरी होती हुई नजर नहीं आई है। अब कहा है कि आपदा राहत बीमा गारंटी देंगे, तो मान्यवर मैं याद दिलाना चाहता हूं आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक की पहले ही से व्यवस्था है, और आपने तो तथाकथित रूप से 25 लाख की व्यवस्था कर रखी, जो आज तक आप बता नहीं पाए 25 लाख किसमें दी। और मजे की बात यह कि आपदा बीमा गारंटी में आपदा को परिभाषित ही नहीं किया है। वास्तविकता यह है कि यह सरकार ही अपने आप में राजस्थान की जनता के लिए एक आपदा बन गई है, और इस आपदा से मुक्त की गारंटी सिर्फ गहलोत सरकार और कांग्रेस सरकार की विदाई है। अब इन्होंने कहा कि गृह लक्ष्मी योजना, तो मान्यवर महिलाओं के लिए किस प्रकार के कार्य हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने करके दिखाए हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु या संशय नहीं है। आपने तो जो कहा है वो अभी तक कभी डिलीवर नहीं किया है। इन्होंने कहा कि 500 रुपए पर गैस सिलेंडर देंगे, अरे तो उज्ज्वला योजना तो मोदी जी ने 2014-15 में लागू कर दी थी, उसी को आप बदलकर घुमाकर देने का प्रयास कर रहे हैं, यह आपकी उसकी हकीकत है। अब आइए साहब, एक गारंटी कहते हैं ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 10 साल आपकी केंद्र में सरकार रही और उसके बाद से 10 साल पूरे होने को आ गए राजस्थान में रहते हुए, तो ये इतने दिन में याद क्यों नहीं आया? तो हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ये फिर इस बात को दिखा रहा है कि आपके मन में इन चीजों को लेकर कोई ईमानदारी नहीं है। हिमाचल और कर्नाटक में जहां आपकी सरकारों ने यह प्रयास किया, वहां सत्ता में आने के बाद उनके सुर बदल गए। इससे बहुत साफ है कि आप लंबे समय सत्ता में रह के जो काम नहीं किए, अब चूंकि आपको गारंटी दिख रही है कि सत्ता में वापसी नहीं आनी है, तो यह करने का प्रयास कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां की सरकार कौन कौन सी 7 गारंटी पक्की हैं कांग्रेस के द्वारा, जो इन्होंने पिछले 5 साल में किया है। नंबर 1, पेपर लीक की गारंटी। वैसे तो ऐसा कोई संभावना नहीं है, पर कभी अगर ये आ जाते तो क्या होता? पेपर लीक की गारंटी। नंबर 2, महिलाओं पर अत्याचार की गारंटी। नंबर 3, दलितों के उत्पीड़न की गारंटी। अपराधियों की दबंगई की गारंटी। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन कभी राजस्थान में इतनी खराब नहीं थी जितनी कि अब हो रही है। दंगाइयों और कट्टरपंथियों के जुलूस निकालने की गारंटी। पीएफआई की रैली कोटा में याद है आपको? भ्रष्टाचार और घोटालों के अंबार की गारंटी, और किताबों में मुगलों को महान लिखने की गारंटी। ये 7 गारंटियां हैं जो राजस्थान की सरकार ने दी है, और जो कहा है उनमें से कुछ भी पूरा नहीं किया है। यह दर्शाता है कि कथनी और करनी में कितना अंतर है, परंतु राजस्थान की विवेकशील जनता समझदार है और वो इन सारी बातों को समझकर समुचित प्रत्युत्तर देगी। और मैं एक बिंदु और कह देना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन के, ये तथाकथित INDIA गठबंधन, जिसका हिंदी में नाम भी 10 में से 9 कांग्रेस के नेता सहज रूप से नहीं ले पाते हैं, जिसमें आखिर में IA है, इंक्लूसिव अलायंस है। अब लगता वो एक्सप्लोसिव अलायंस हो गया है, क्योंकि कोई किसी को चालू पार्टी बोल रहा है, कोई किसी को चिरकुट पार्टी बोल रहा है। आपको ऐसा सुंदर अद्भुत समन्वय किसी गठबंधन में देखने को नहीं मिलेगा कि इतने सुंदर सुंदर विभूषणों से एक दूसरे को विभूषित करते हुए वो अपनी एकता की कस्में खा रहे हैं। मगर आज तो साहब ऐसा एक्सप्लोसिव काम किया है इस इंडी गठबंधन के सूत्रधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए जो भर्त्सना योग्य निंदनीय बयान दिया है। मेरा सीधा सवाल है कि सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने मुंह में दही क्यों जमा रखा है? आप इंडी गठबंधन के सबसे बड़े दल हैं, और नीतीश कुमार तो बोल भी चुके हैं, आपका नेतृत्व होना चाहिए। ये 24 घंटे बाद भी महिलाओं के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी, जो कि यदि सदन के पटल में नहीं होती
तो शायद कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोले गए स्टेटमेंट पे कानूनी कार्रवाई नहीं होती, उस कारण से उनको संरक्षण प्राप्त है। मेरा सीधा सवाल है कि प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी महिलाओं के बारे में संभवतः भारत की राजनीति की अब तक की सबसे अभद्र टिप्पणी के ऊपर मौन के उदाहरण किए हुए हैं। तो मैंने आपके समक्ष इनकी 7 गारंटियों की हकीकत, इन्होंने जो 7 गारंटी पूरी कर दी है वो आपके सामने रखी है। और आज हमारा सीधा सवाल है कि इस ढंग के सवाल जवाब, इस ढंग का वक्तव्य बोलने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी क्यों साध रखी है? धन्यवाद। हाँ बताइए। मान्यवर, संवैधानिक दृष्टि से हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है और इस बार की नवरात्र उसके बाद की पहली नवरात्र थी। तो अब आने वाले समय में भारत की सभी संस्थाओं में, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मार्ग हमने प्रशस्त किया है। तो मानवीय बात उस व्यवस्था के साथ आगे भी होगा। और हम एकमात्र राजनीतिक दल है, मान्यवर आप भूल गए, जिसने संगठन में 1/3 महिलाओं को पहले से ही आरक्षण दे रखा है। हम एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी। सुधांशु जी, एक एक करके जो पुल पकड़ लिया है, अब क्या बीजेपी इसका बड़ा मुद्दा बनाएगी गठबंधन को लेकर? देखिए ये बड़ा मुद्दा जी, एक मिनट, देखिए ये बड़ा मुद्दा नहीं है, दुखद मुद्दा है। ये बहुत ही शर्मनाक और क्षुद्र मानसिकता का मुद्दा है। और जो माफी की बात कही, ये 24 घंटे के बाद आपने उनकी माफी की भाव भंगिमा देखी थी? यू हैव सीन द बॉडी लैंग्वेज एंड हिज टोन एंड टेनर ऑफ एक्सप्रेसिंग रिग्रेट। वो भाव भंगिमा आपको कहीं से माफी की नजर आ रही थी? वो साफ नजर आ रहा था जैसे कि वो किसी दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हो। अरे हाँ हाँ ठीक है भाई, माफी मांगने का। तो ये जो उन्होंने काम किया है, ये राजनीतिक वक्तव्य से परे जाकर जिस प्रकार की पार्टियां इस इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, उनकी महिलाओं के प्रति कैसी मानसिकता है वो उजागर हुआ। और ये नीतीश कुमार का अकेला बयान नहीं है, वो तेजस्वी यादव कल तक उनको डिफेंड कर रहे थे। ये वो गठबंधन है जहां लड़कों से गलती हो जाती है वाला स्टेटमेंट दिया गया था। ये वो गठबंधन है, याद करिए लोकसभा के अंदर आजम खान ने पीठ के ऊपर, लोकसभा अध्यक्ष की पीठ पर बैठी हुई महिला से अभद्र वक्तव्य दिया और 3 दिन तक माफी नहीं मांगी थी, सदन की कार्रवाई स्थगित रही थी। तो ये इनकी मानसिकता का वास्तविक प्रकटीकरण है और ये दुखद मुद्दा है। सुधांशु जी, मुख्यमंत्री ने कल रात को एक पीसी की थी, उसमें मुख्यमंत्री ने ये कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास ईडी है तो मेरे पास में गारंटियां हैं, और उन्होंने 5 गारंटियां गिनाई। मैंने आपको 7 गारंटी गिना दी। उनकी गारंटी, फिर पेपर लीक की भी गारंटी थी, अपराधों के हौसले बुलंद होने की गारंटी थी, दलित उत्पीड़न की गारंटी, महिलाओं पर अत्याचार की गारंटी। ऐसा कभी नहीं हुआ था जैसा सांप्रदायिक वातावरण विषाक्त हो गया राजस्थान में, इसकी गारंटी थी। भ्रष्टाचार घोटालों की गारंटी पे गारंटी थी। और मैंने कहा किताबों में मुगलों को महान लिखने की गारंटी है, तो कर चुके हैं। हां, रही बात इसकी, तो मैं पुनः पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, यदि उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में नजर आ रहा है तो ईडी ने अभी तक जितने केसेज रजिस्टर किए हैं उसमें नेताओं के विरुद्ध 3% से कम केस हैं। सुधांशु जी, दूसरा, एक और भी बात पूरी कर दूं, कन्विक्शन रेट 95% से ऊपर है अभी तक पीएमएलए में। यहां तक कि यहां पर जो पेपर लीक हुआ उससे पहली गिरफ्तारी ईडी के केस में हाथ में आने के बाद हुई। 4.5 साल तक आपने चार्जेस ही नहीं फ्रेम किए। इसका मतलब राजस्थान की सरकार बचाना चाहती थी। और एक बिंदु मैं और कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, यदि उन्हें आपत्ति है कि अब कुछ हो रहा है मोदी जी की सरकार में, तो पिछले 30 सालों में कांग्रेस की 30-35 सालों में कांग्रेस की 4 प्रत्यक्ष सरकारें और 2 सपोर्टेड गवर्नमेंट्स,
6 सरकारें, 2 सरकारें मनमोहन सिंह जी की, एक पीवी नरसिम्हा राव की, एक राजीव गांधी जी की, 2 सरकारें जो कांग्रेस के साथ मिलकर चली, देवेगौड़ा जी की, गुजराल जी की, एक सरकार बता दें जिसमें उनके किसी न किसी बड़े नेता को भ्रष्टाचार के आरोप में कचहरी और जांच एजेंसी के चक्कर न काटने पड़े हो, तब हमसे सवाल पूछे। 35 साल से चल रहा है। 97 में लालू प्रसाद यादव जी जेल चले गए, 87 में राजीव गांधी जी पे आरोप लग गया, 91 में पद से 94 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हुआ, न भाजपा सत्ता में थी, न मोदी जी अमित शाह जी का नाम था। वास्तविकता में भ्रष्टाचार इनकी फितरत है। सुधांशु जी, बीजेपी ने अभी तक एक भी मुस्लिम समुदाय को टिकट नहीं दिया, और जो एक टिकट दी गई वसुधा से, वो भी रातों रात बदल दी गई। तो क्या माना जाए कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है? देखिए, जिन लोगों ने टिकटों की बात की है, उन्हीं के दौरे हुकूमत में 2013 की सच्चर कमेटी याद है हमारी सरकार आने से पहले, उसे क्या कहा? 67 साल आजादी के हुए थे कि मुस्लिम समाज की स्थिति कुछ मामलों में अनुसूचित जाति से भी ज्यादा खराब है। उसके लिए उन 67 साल में 6 साल शासन करने वाली भाजपा जिम्मेदार थी, या 61 साल शासन करने वाला उनकी तथाकथित सेकुलर दल? वास्तविकता में इन्होंने टिकट देते देते उनका विकास का टिकट ही काट दिया। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, चूंकि राजस्थान में ये शब्द, ये प्रसंग और भी प्रासंगिक हो जाता है, यद्यपि मैं इसको संसद में बोल चुका हूं। बताइए, देश जब आजाद हुआ तो हम माइनॉरिटीज की बात कहते हैं। कितनी माइनॉरिटीज की रियासत थी? कोई जैन रियासत थी, कोई सिख रियासत थी, कोई बौद्ध रियासत थी, कोई पारसी रियासत थी ना, और लाइन लगा के मुस्लिम रियासतें थी। नवाब पटौती, नवाब भोपाल, नवाब नामपुर, नवाब लखनऊ, हैदराबाद के निजाम, जूनागढ़ के नवाब। फिर क्या हो गया भाई? काहे इस हालत में पहुंच गए? जो हुक्मरान वक्त थे वो मजलूम हो गए, क्योंकि सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उलझलूल हो गए। हम ईमानदारी से काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने यदि गरीबों के कल्याण की योजनाएं की तो उसमें धर्म जाति का भेद नहीं किया। माइनॉरिटीज के 70% लोगों को किसी न किसी एक योजना का लाभ अवश्य मिला है, जो केंद्र सरकार के द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए बनाई गई है। तो ये हमारी सोच है, और उनकी सोच ये है कि वो सिर्फ अपराधी और आतंकवादी के साथ समाज को जोड़ते हैं, और अशिक्षा, गरीबों गुर्बत और मुफलिसों मजलूमियत में धकेल कर रखना चाहते हैं। सुधांशु जी, कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाना चाहती है, लगातार लड़ाती है, और उसके अलावा वोट हासिल करना चाहती है। उनका एकमात्र ध्येय यही है कि किसी तरह लोगों को, समाज को लड़ाकर बांटा जाए और वोट हासिल किया जाए। बीजेपी के नेता धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते, केवल बातें करते हैं। असली सनातन तो कांग्रेस वो करती है। देखिए, वास्तविकता यह है कि वोट के लिए ये मंदिर जाते हुए चुनावी समय में आपको सबसे ज्यादा किस पार्टी के नेता नजर आते हैं, और गैर चुनाव के दौरान मंदिर जाते हुए कितने नजर आते हैं? बताइए। कांग्रेस के नेताओं की बिना चुनाव के विदेश में कभी मंदिर जाते हुए फोटो देखी है? यानी चुनाव का प्रयोग ये लोग करते हैं। हमारे लिए जो विषय है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। और मैं एक और आप लोगों को फूड फॉर थॉट की बात कहता हूं। ये बताइए, जहां मंदिर लगभग खत्म हो गए, उस कश्मीर में काहे गोलियां चलती, धमाके होते हैं भाई, और उसको भी आप समर्थन देते हैं? वास्तविकता यह है कि यह कांग्रेस और तथाकथित सेकुलर दल देश के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। एक समस्या है, एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। अपनी छोटी सी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए आप तिनके की आड़ में पहाड़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जिस देश में मंदिर है ही नहीं, वहां किस बात के धमाके होते भाई? अफगानिस्तान में काय धमाके होते, पाकिस्तान में काय धमाके होते हैं, सीरिया में, लेबनान में किस बात के धमाके हो रहे हैं, जहां 100% मुस्लिम है? और यहां पर मैं पूछना चाहता हूं, चरारे शरीफ जलाई गई थी, क्यों जलाई गई थी भाई? जलाने वाले भी मुस्लिम थे, और वो भारत की सबसे बड़ी सूफी दरगाह थी, और जला के जलाने वाला मस्जिद पाकिस्तान भी भाग गया था। मुस्लिम समाज की सबसे मुकद्दस मस्जिद हिंदुस्तान में हजरत बल है, जहां कहा जाता मोहम्मद साहब का बाल बुई मुकद्दस रखा है, उस पर आतंकवादियों का कब्जा हो गया। वास्तविकता यह है
कि एक कट्टरपंथी विचारधारा देश को जकड़े जा रही है, मगर इन लोगों के लिए चंद वोट मिल जाएं, उन कट्टरपंथियों को वोट की होल सोल जैसे कहते हैं थोक विक्रेता बना के, होल सोल ठेकेदारी देकर तो भी राजनीति करने को तैयार है, चाहे उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़े, राष्ट्रीय सुरक्षा को भुगतना पड़े और मुस्लिम समाज की भी बारे में छवि खराब हो तो उनको कोई चिंता नहीं। 3 उदाहरण देके आपसे पूछना चाह रहा हूँ। 3 टिकट जो थे, मसूदा का टिकट एन वक्त पर जाति नहीं, दूसरी जाति बताए जाने के बाद चेंज कर दिया गया। झालावाड़ में एक टिकट जो है वो भी जाति की वजह से चेंज किया गया। अगर कोरायत की बात करें तो पहले दादा ने फॉर्म भर दिया, फिर माँ ने फॉर्म भरा और अब टिकट डिक्लेयर हुआ, पहले माँ को फिर बेटे को। क्या इन सब का विपक्ष ये कह रहा है कि इन सब तीनों उदाहरणों को देखकर साफ तौर पर बीजेपी या तो मोदी और अमित शाह दोनों टिकट बांट रहे हैं, इनके सर्वे और इस तरह की चीज़ों का कोई आधार नहीं है? देखिए, जो भी टिकट का वितरण है वो पूरी पारदर्शिता के साथ, व्यवस्था के साथ हुआ। मगर मैं एक बात में ऑन द लाइटर, भाई विपक्ष तो हम है भाई, राजस्थान में तो विपक्ष हम हैं। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि हमने अगर कोई किसी चीज में किसी का फॉर्म कैंसिल हुआ तो दैट में बी ए टेक्निकल ग्राउंड, कि उसमें कोई चीज अगर किसी की इंफॉर्मेशन सही है गलत है उसको वेरीफाई करने के बाद हुआ होगा, वो एक अलग विषय है। परंतु हमने जो भी टिकट वितरण किए हैं वो एक व्यापक एक्सरसाइज के द्वारा किए हैं और इसलिए अब लगभग अधिकांश जगहों के ऊपर पार्टी में सभी लोग पूरी एकाग्रता और निष्ठा के साथ पार्टी की विजय के लिए आगे चल रहे हैं। मगर वहां तो स्थिति बहुत भिन्न है। वहां तो जितने राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां आप बता दीजिए, यहां पर अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट हैं तो वहां कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी हैं, तो वहां के सिंहदेव और भूपेश बघेल जी के बीच में चल रहा है। वहां तो द्वैत से अद्वैत की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे हैं वो। सुधांशु जी नमस्कार। इधर मैं महेश शर्मा। मेरा सवाल ये था कि आपने अभी दलित उत्पीड़न की बात करी और आप हमेशा ये कहते रहे, इस मंच से कहता रहे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सब विधायकों को सुपर मुख्यमंत्री बना रखा है। कितने शर्म की बात है कि जो कांग्रेस के विधायक थे पहले मलिंगा बाड़ी से, उसको बीजेपी ने लानत करी यहाँ से और उनको टिकट दे दिया। तो दलित उत्पीड़न आपकी पार्टी और आपके मुंह से शोभा देता है क्या? आप जैसे मान्यवर, दलित उत्पीड़न की घटनाओं के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं और आंकड़े सिर्फ एनसीआरबी के नहीं कह रहे हैं। आंकड़ों में तो आप जाकर समाचार पत्रों, सर्वेक्षण एजेंसियों और आपराधिक आंकड़े तो देख लीजिए और उसके बाद अगर देखना हो तो उनकी आंखों में भी जाके देख लीजिए कि किस प्रकार का दलित उत्पीड़न राजस्थान में इनकी सरकार के शासनकाल में हुआ है।